नमस्ते एंड थैंक यू हमारे पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड फर्स्ट एपिसोड को इतना सारा प्यार देने के लिए और हमको क्वेश्चंस भेजने के लिए। आपके उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज हमारे पास है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अभिषेक शर्मा। मैं हूँ प्रिनल गोयल और आपका स्वागत है प्रायोरिटाइजिंग लाइफ के एक इंटरेस्टिंग पीडियाट्रिक स्पेशल एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूबॉर्न केयर, चाइल्ड हेल्थ, पेरेंटिंग और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जो बच्चे फेस करते हैं बट आपसे बोल नहीं पाते। सो आपके क्वेश्चंस का आंसर करने वी हैव वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डॉक्टर एंड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अभिषेक शर्मा विद अस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। तो सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने पीडियाट्रिशियन फील्ड ही क्यों चूज करी और आपकी एज अ डॉक्टर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। देखिए, मैं एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, जीरन से। तो वहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी थी और बच्चों को अक्सर इलाज के लिए दूर लेके जाना पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को वहीं छोटी जगह फैसिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मन में आया कि एक डॉक्टर बनते हैं और अपने नीमच में ही सेवाएं देते हैं। ओके, तो पीडियाट्रिशियन ही क्यों चूज किया? देखिए, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तब एमबीबीएस में सारे डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। तो जब मेरी पीडियाट्रिक में पोस्टिंग लगी तो मैंने देखा कि जब आप बच्चों को ट्रीट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे आप नेचर से जुड़ गए। तो वहाँ मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को पीडियाट्रिशियन चूज करना चाहिए। तो क्या अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स का स्ट्रेस बेबी को इफेक्ट करता है? देखिए, आज जो सोसाइटी में हम लोग जी रहे हैं उसमें हर कोई स्ट्रेस में, फादर मदर सब वर्किंग वुमेन है, वर्किंग फादर है, तो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर माता पिता को स्ट्रेस है तो बच्चे को डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, अगर आप एक पौधा भी अगर तेज धूप में जाके रख देंगे तो वो भी मुरझा जाएगा, या आप उसे छांव में रख देंगे तो वहाँ भी वो मुरझा जाएगा। तो बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए होता है। फादर मदर का स्ट्रेस बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है, बच्चे के ब्रेन का विकास पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए आपको एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ेगा। इससे आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ऐसा तो सुना है कि बच्चे आजकल काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है पहले की जनरेशन से, तो वही बच्चे आजकल ज़्यादा हेल्दी भी है, उतने ही हेल्दी है? देखिए, बच्चे हेल्दी हैं पर जो हैबिट्स बन गई बच्चे को, जो आप खाना खिला रहे हैं, फूड्स हैबिट्स अल्टर हो गई है। इसलिए बच्चे को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले से बच्चे ज़्यादा हेल्दी हैं। स्लीप ट्रेनिंग जो है बच्चों में, वो ज़रूरी है या नेचुरली बच्चों में ग्रो होती है? देखिए, स्लीप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चों को आपको ट्रेन करना है कि वो प्रॉपर सोए। तो स्लीप ट्रेनिंग शब्द जो है वो कब से एप्लीकेबल होता है? बच्चों में 4 से 6 महीने के बाद। छोटा बच्चा जो 2-3 महीने का रहता है वो फ्रिक्वेंट फीडिंग करता है, हर 2 घंटे में दूध पीता है, तो आप उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जब बच्चा बड़ा हो जाता है 4 से 6 महीने का, तो आपको उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। स्लीप ट्रेनिंग किस लिए की जाती है? अक्सर माता पिता ये बोलते हैं आके ओपीडी में कि सर मेरा बच्चा जब गोदी में रहता है तभी सोता है, जब उसको झुला जाते हैं तभी सोता है, या फिर वो बच्चा अगर दूध पीते पीते सोता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो थम सकिंग करते हैं उसके बाद सोते हैं। तो ये सारे सूदिंग इफेक्ट जो होते हैं ये बच्चे के छुड़ाने के लिए कि बच्चा अपने आप से नेचुरली सो जाए, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए स्लीप ट्रेनिंग करना पड़ती है। तो आप कैसे बच्चे को स्लीप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे? देखिए, जनरली 2-3 मेथड होते हैं। आप बच्चे को बेड पे सुला दीजिए, उसके पास बैठ जाइए, थोड़ी देर बच्चा रोएगा फिर अपने आप सो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप बच्चे को अपनी गोदी में सिलाइए और जब उसे हल्की सी नींद आने लग जाए, जब बच्चा थोड़ा सा ड्राउजी हो जाए, तब उसे बेड पे लेटा दीजिए तो बच्चे को नींद आ जाएगी। मेथड है कि चेयर मेथड, जिसमें आप बच्चे के पास बैठिए, फिर आप धीरे धीरे जो बच्चे के पास आप बैठे हो तो बच्चे से दूरी बनाते जाइए, चेयर को बच्चे के बेड से दूर रखते जाइए और धीरे धीरे आप रूम से बाहर चले जाइए। इससे बच्चा बिना माँ के भी सोने लग जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे आप बच्चे को स्लीप ट्रेनिंग दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है स्लीप हाइजीन। बच्चे के लिए स्लीप ट्रेनिंग से ज़्यादा जरूरी है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन मतलब एकदम आपको काम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बच्चे का रूम का टेम्परेचर जो है, जहाँ बच्चा सो रहा है उसका टेम्परेचर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट टेम्परेचर क्या होता है? हाँ, देखिए, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर तो इसका मतलब बहुत सारे माँ बाप का प्रश्न था कि सर हम बच्चे को एसी में रख सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, या कूलर में बच्चे को सुला सकते हैं, हमारा बच्चा बहुत छोटा है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो आप बच्चे को एसी में रख सकते हैं, या कूलर का वो यूज़ भी कर सकते हो कि इतनी ज़्यादा गर्मी आजकल हो गई है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड क्या पता। लोग बच्चे को कंपेयर करते हैं, किसी का बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, किसी का जल्दी बोलना सीख जाता है, और किसी बच्चे में कम धीरे हो रहता है वो स्पीड। तो सबका अलग अलग डेवलपमेंट फेस रहता है बच्चों में। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अक्सर माता पिता कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ, तो कंपेरिजन बिल्कुल बंद करिए। हर बच्चा अलग तरीके से ग्रोथ करता है, हर बच्चे के डेवलपमेंट फेज अलग अलग होते हैं, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका बच्चा
कब पैदा हुआ है या उसका बर्थ वेट कितना था, वो समय से पहले तो नहीं हो गया है। अगर आपका बच्चा समय से पहले हुआ है तो सारी चीज़ें धीरे सीखेगा, या अगर आपके बच्चे का वजन कम है तो भी वो धीरे चलना सीखेगा, बाद में बैठना सीखेगा। तो हर बच्चे के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है, हर बच्चा अपने हिसाब से ग्रोथ करता है, हर बच्चा अपने हिसाब से बोलना सीखता है, बैठने सीखता है। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस भी होते होंगे जिसमें बच्चा काफी ज्यादा डिले हो गया है डेवलपमेंट में, तो वो क्या वार्निंग साइंस रहते हैं? देखिए, कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं। अगर आपका बच्चा 2 से 3 महीने का है और वो आई फिक्सेशन नहीं कर रहा है, मतलब जैसे माँ का चेहरा बच्चा नहीं देख रहा है, बच्चा इधर उधर देख रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है। और अगर आपका बच्चा 6 से 9 महीने का हो गया है और वो पलट नहीं रहा है, बच्चे को आपने लिटाया, बच्चा रोल ओवर नहीं कर रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है। अगर आपका बच्चा 9 से 12 महीने का हो गया है, उसके बाद भी वो सहारे से नहीं बैठ रहा है, तो ये भी खतरे के लक्षण है। और अगर आपका बच्चा 16 से 18 महीने का है और वो बिना सहारे के खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। ओके, बच्चों का ब्रेन सबसे तेज कब डेवलप होता है, कौन से एज में होता है? देखिए, एक रूल है 1000 डे रूल। शुरू के 1000 दिन, जब से गर्भधारण होता है, जब से माँ कंसीव करती है, तब से लाके 2 साल की उम्र तक, इसे गोल्डन 1000 डेज बोला जाता है। तो बच्चे का जो ब्रेन का 90% भाग है, 90% ब्रेन डेवलपमेंट इन 1000 दिनों के अंदर हो जाता है। ऐसी क्या चीज है जिसका पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इस गोल्डन 1000 डेज पीरियड देखिए, में? तो सबसे पहले तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उसके पहले फॉलिक एसिड की गोली आदि वो स्टार्ट करिए, जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो माँ को एकदम हेल्दी इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। कोई भी घर में स्ट्रेस नहीं हो, स्ट्रेस बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव डालता है। सेकंड, मदर की जो डाइट रहती है वो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान करती है। माँ को हेल्दी डाइट दीजिए, इससे बच्चे का ब्रेन ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो शुरू के 6 मंथ बच्चे, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 40-50% ब्रेन इन 6 मंथ में ही डेवलप करता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, आप माँ बच्चे को 6 मंथ तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। बहुत सारे ऐसे देसी नुस्खे भी होते हैं जो दादी नानी बताती है, और मॉडर्न साइंस भी है, तो क्या देसी नुस्खे सेफ है बच्चों के लिए? देखिए, सारे देसी नुस्खे गलत नहीं है, कुछ जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है वो काफ़ी हद तक सही है, उनका भी साइंटिफिक प्रूव लिटरेचर है। पर बहुत सारे ऐसे गलत मिथ हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं। जैसे देखिए, बहुत सारी गलत मिथ रूढ़िवादी धारणाएं चलती आ रही है, जैसे बच्चों को आंखों में काजल लगाना, इससे बोला जाता है कि बच्चों की आंखें बड़ी हो जाएगी, तो ये एकदम गलत बात है। काजल लगाने से बच्चे की आंखें खराब होती हैं, इसका कोई भी फायदा नहीं है। सेकंड, बच्चों को लोई करना, बच्चे को गाँव में अक्सर आटे की लोई की जाती है, तो ऐसा मानना है कि बच्चे गोरे आते हैं, उनके शरीर पे बाल रहते हैं वो निकल जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे के जो शरीर पे हेयर्स रहते हैं वो लेने को रहते हैं, वो अपने आप गिर जाते हैं। क्यों पिलाना क्या? हाँ, देखिए, एक बहुत कॉमन प्रचलन है अपने इधर कि बच्चे को जन्म गुट्टी दी जाती है। जन्म गुट्टी बेसिकली बहुत पहले दी जाती थी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व रहते हैं, ऐसी जड़ी बूटियां रहती है, औषधियां रहती है जो बच्चे के किडनी पे, लीवर पे अफेक्ट करती है, तो जन्म गुट्टी देना बिल्कुल गलत बात है। क्या सी सेक्शन से जो बेबी डिलीवर हुआ है वो नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा हेल्दी होते हैं, या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है? देखिए, जनरली लगभग बराबर हेल्दी होते हैं बच्चे, पर कुछ हल्का सा डिफरेंस रहता है। जो बच्चा नॉर्मल वेजाइना डिलीवरी के थ्रू हो रहा है उसमें मदर की जो वेजाइना के फ्लोरा है, मदर की वेजाइना में जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं उसका एक्सपोजर बच्चे को हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया आगे जाके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, गट इम्यूनिटी थोड़ा इंप्रूव करते हैं। इससे बच्चे को दूध, जब बच्चा मिल्क फीड करता है तो उसके पाचन में मदद मिलती है। अगर बच्चा सी सेक्शन से हो रहा है तो उसको वो बैक्टीरिया का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, इसलिए हल्की सी इम्यूनिटी बच्चे की कम रहती है। तो क्या सी सेक्शन डिलीवरी के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आपको सी सेक्शन की आवश्यकता है तो आपको सी सेक्शन पे ही जाना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, वो मदर और बच्चे के लिए नेसेसिटी होती है ऑपरेशन करना, तो हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, ये एक मिथ है। आप सी सेक्शन पे भी जा सकते हैं। तो क्या बेबी प्रोडक्ट्स जो आते हैं, लोशंस और बेबी ऑयल्स और ये सब, बच्चों के लिए यूज करना सेफ होता है? देखिए, बच्चों में लोशंस यूज़ आप कर सकते हैं। जनरली जो बेबी प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो हो रही है बहुत ज़्यादा एक बड़ा हवा बनाया हुआ है, अभी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है बेबी प्रोडक्ट की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट में से खरीद के बच्चे को ऑयल लगाएं, बेबी शैम्पू यूज़ करें, सॉप यूज़ करें, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसमें क्या ऐसा इंग्रेडिएंट रहता है जो बेबी के लिए हार्मफुल रहता है? देखिए, अगर आप सॉप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो बच्चे के लिए pH 5.5 वाले सॉप यूज़ करिए, जिनमें हार्मफुल केमिकल नहीं हो, कास्टिक सोडा नहीं हो, उससे आप बच्चे को नहला सकते हैं। सेकंड, बेबी पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप बच्चे को पाउडर यूज़ करना चाह रहे हैं
तो कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर यूज़ करिए, वो बच्चे के लिए कम नुकसानदायक रहेंगे। और जब भी आप बच्चे को पाउडर लगाते हैं तो डायरेक्ट बच्चे के ऊपर पाउडर मत डालिए, पहले पाउडर को हाथ में लीजिए, थोड़ा रब करिए, उसके बाद बच्चे के ऊपर लगाइए। क्या होता है कि जब आप पाउडर लगाते हैं तो वो जो पाउडर के जो कण रहते हैं वो बच्चे के फेफड़ों में जाते हैं, तो उससे बच्चे को निमोनिया होने के चांस रहते हैं। ओके, निमोनिया जैसे आपने बोला ये बच्चों में काफ़ी कॉमन रहता है, तो इसका क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, निमोनिया बहुत सारे रीज़न से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, कभी कभी एलर्जिक भी होता है। तो निमोनिया से बचाने के लिए सबसे पहले तो आप वैक्सीनेशन करवाइए, बच्चे का प्रॉपर वैक्सीनेशन आप करवाइए। उसके बाद बच्चे को कम्युनिकेबल डिजीज से बचाइए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बच्चे को मत लेके जाइए, शॉपिंग मॉल में, शादी में अगर आप बच्चे को लेके जाएंगे तो बच्चे के पास अभी इम्यूनिटी नहीं है, उसको इतना एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चा को इन्फेक्शन होगा और वो उसको निमोनिया होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ओके, आजकल किड्स इन्फ्लुएंसर्स और मॉम इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। वो काफ़ी सारे बेबी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं जो कि सेफ और अनसेफ है बेबीज के लिए, तो किस लिमिट तक परचेज? हाँ, देखिए अभी हेल्थ इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, डॉक्टर्स भी बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर्स नहीं हैं वो पब्लिसिटी के लिए वीडियो बना रहे हैं, वो डाल रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वो किसने बनाया है, वो कितना एजुकेटेड है, तो ही आप उनकी बात सुनिए। जनरली जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं बच्चों के लिए, उसमें अधिकतर सेफ भी है और अनसेफ भी। मेरी सलाह है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, आपका पीडियाट्रिशियन जो भी है, आपका जो पीडियाट्रिशियन आपको प्रोडक्ट बता रहा है वही यूज़ करिए। ओके, बेबी का वेट और ग्रोथ कैसे ट्रैक करें विदाउट डॉक्टर हेल्प? ठीक है, देखिए हर बार डॉक्टर के यहाँ विजिट करना फिजिबल नहीं है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता है। तो क्या होता है कि बच्चों के लिए ग्रोथ चार्ट बनाए हैं, WHO ग्रोथ चार्ट आता है, तो आप एक ग्रोथ चार्ट लीजिए, हर महीने बच्चे का वेट, हाइट और हेड सर्कमफेरेंस पुट करिए। उसमें कुछ ग्राफ रहते हैं, अगर आपका बच्चा 3rd सेंटाइल से 97 सेंटाइल के बीच चल रहा है, 2 ग्राफ रहते हैं, तो आपके बच्चे की ग्रोथ अप्रोप्रिएट हो रही है। उसके साथ आप देखिए कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, आपका बच्चा समय से बैठ रहा है, समय से बोल रहा है, हंस रहा है, चल रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी जो आपके बच्चे की जो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, अगर वो सारी सब कुछ सही चल रही है तो फिर ठीक है, आपका बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। 5 ऐसे गोल्डन रूल्स जो पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए फर्स्ट 6 मंथ्स। देखिए ये 5 गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहले 6 मंथ तक ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, आपको बच्चे को पानी भी नहीं देना है, जन्म गुट्टी भी नहीं देना है। सेकंड, प्रॉपर वैक्सीनेशन, अपने बच्चे का पूरा वैक्सीनेशन कराइए, इससे बच्चे को बहुत सारे डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज से इम्यूनिटी मिलेगी और बच्चा बाबा बीमार नहीं पड़ेगा। थर्ड है बच्चे का हाइजीन, आप बच्चे को अच्छे से प्रॉपर हाइजीन के साथ रखिए। जनरली बच्चों में जो बीमारियां होती है शुरू के 6 महीने में वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। तो बच्चे को आपको अच्छे से, जब भी आप बच्चे को हाथ लगाए, हाथ धो के हाथ लगाइए, और किसी भी बाहरी आदमी को आपके घर में मत आने दीजिए। घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, अगर आपके बच्चे को मिलेंगे, आपके बच्चे को अगर वो किस कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांस नहीं। फोर्थ है बच्चे के सोने का तरीका, हमेशा आपको बच्चे को पीठ के बल सुलाना है, कभी भी बच्चे को उल्टा नहीं सुलाना है। अगर आपका बच्चा उल्टा सोया हो तो उसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने के चांस रहेंगे, जैसे सिड्स बोला जाता है। हाँ, आपको बच्चे को टमी टाइम देना है, जब अगर आप जग रहे हैं तो आपकी गोदी में या आपकी आंखों के सामने बच्चे को आप उल्टा लेटा के रख सकते हैं, वो एक अलग बात है, पर सोते टाइम बच्चे को कभी भी उल्टा नहीं सुलाना है। फिफ्थ है स्क्रीन टाइम, 6 महीने से छोटे बच्चे को बिल्कुल मोबाइल नहीं दिखाना है, ना मोबाइल स्क्रीन दिखानी है, ना टीवी स्क्रीन दिखानी है, ना लैपटॉप स्क्रीन। जितना हो सके स्क्रीन से बच्चे को दूर रखिए, इससे बच्चे के ब्रेन के डेवलप पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ओके, डायपर यूज करना कितना सेफ है बच्चों के लिए? देखिए डायपर जो है वो बच्चे के लिए नहीं है, वो माँ के लिए है। माँ अपने कंफर्ट के लिए बच्चे को डायपर पहनाती है, तो डायपर एक पॉलीथीन बैग है, तो किसी भी एंगल से वो बच्चे के लिए सेफ है ही नहीं। कोशिश करिए डायपर बिल्कुल मत पहनाइए, डायपर एकदम अवॉइड करिए। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि डायपर पहनाने की आवश्यकता है, तो आप अगर बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो कोई अच्छे ब्रांड का, गुड क्वालिटी का डायपर यूज़ करिए। उसके साथ हर 2 घंटे में डायपर चेंज करिए। कोशिश करिए कि डायपर फ्री टाइम रखिए, ताकि स्किन जो बच्चे की है उसको सांस लेने का टाइम मिले। डायपर पहनाने से पहले आप एक क्रीम लगाइए जिंक ऑक्साइड की, या आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, इससे बच्चों को डायपर रैशेस होने के चांस कम रहेंगे। अब अपन बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन की जो न्यूबॉर्न में काफ़ी कॉमन है, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं, पीलिया। तो वो कब होता है और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं उसके बारे में? देखिए न्यूबॉर्न बेबी में न्यूरोनल जॉन्डिस होता है, जनरली ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मतलब जो हर बच्चे को होता है। अगर जॉन्डिस का लेवल, जॉन्डिस मतलब बिलिरुबिन का लेवल आपके बच्चे के अंदर बढ़ रहा है, बच्चा आपको पीला दिखता है, तो एक सर्टेन कट ऑफ से ऊपर अगर वो जा रहा है तो ही अपन बोलते हैं कि बच्चे को बीमारी वाला जॉन्डिस हुआ है, नहीं तो जॉन्डिस एक सामान्य बात है। जनरली 70 to 80% जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर जॉन्डिस होता है। पर अगर आपको आपका बच्चा डे 3, डे 4 पे पीला दिख रहा है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा के उसका ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है।
ऐसा भी बोला जाता है कि अगर बच्चे को जॉन्डिस नहीं हुआ तो बच्चा हेल्दी नहीं है, जॉन्डिस होना मतलब एक हेल्दी साइन है। देखिए ऐसा नहीं है, जॉन्डिस बेसिकली क्या है, आपके बॉडी में बिलिरुबिन होता है, जो बच्चे का लीवर जो रहता है वो इमेच्योर रहता है, तो जो बिलिरुबिन बच्चे के शरीर में बन रहा होता है उसको बाहर नहीं निकाल पाता है। तो ये सबके अंदर होता है, हेल्दी है या अनहेल्दी है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा। एक ये कॉमन तरीका भी है कि धूप में बच्चे को रखने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। देखिए ये बिल्कुल गलत धारणा है ना, धूप से बच्चे का जॉन्डिस बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अभी जो साइंटिफिक स्टडी हुई है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि बच्चों में जो रहता है वो वाली वेवलेंथ की रेज नहीं रहती है जिससे बच्चे का पीलिया कम पड़ जाए, और इसके नुकसान ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को धूप में रखेंगे तो बच्चे को डिहाइड्रेशन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे और सनबर्न होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इससे धूप या सनलाइट बच्चे की जॉइंट्स को कम नहीं करती है। आपने आपकी लाइफ में एक ऐसा कोई केस देखा है जहाँ पेरेंट्स की गलती की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ा? हाँ, जब मेरे पीजी ट्यूशन के दौरान एक बच्ची आई थी, वो 16-17 साल की थी, स्टार्टिंग हो गई थी, बहुत छोटी बच्ची थी, देख के ऐसा लगा था कि 5 साल की हो, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, एकदम मेंटल टायर्ड टाइप से बच्ची थी। तो उस बच्ची को जब आपने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको थायराइड निकला, हाइपोथायराइडिज्म। तो ये जो हाइपोथायराइडिज्म है एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके बर्थ में ही टेस्ट हो जाते हैं, जब आपका बच्चा पैदा हो रहा है तो तुरंत बच्चे की थायराइड का टेस्ट होता है। बच्चों में जन्म से एक थायराइड की बीमारी पाई जाती है। अगर आप बच्चे को दवाई स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सी गोली आती है थायराइड की, थायरोक्सिन की 2 गोली, अगर आपने बच्चे को स्टार्ट करी तो बच्चे का ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाएगा। पर अगर आपने वो बच्चे को थायराइड की दवाई स्टार्ट नहीं करी तो ना तो आपका बच्चा बैठ पाएगा, ना बोल पाएगा, उसको मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, बच्चे को पीरियड्स, अगर लड़की है तो पीरियड्स नहीं आएंगे, तो पूरा लाइफ बच्चे का सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपका बेबी का थायराइड स्क्रीन टेस्ट नहीं हुआ है तो बच्चे की थायराइड की जांच जरूर करवाइए। और पोलियो की दवाई जो रहती है वो बच्चे को कब कब देते हैं और कितना टाइम में लेना चाहिए वो? देखिए पोलियो की दवाई ऐसे लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। आपका जो वैक्सीन शेड्यूल है, जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है, उसके अनुसार आपको पोलियो पिलानी है। कभी कभी बीच में कैंपेन होते हैं, पल्स पोलियो अभियान जो आता है गवर्नमेंट का, उस टाइम आपको अपने बच्चे को दवाई पिलानी ही पिलानी है। अगर आपने वैक्सीनेशन कराया है और 10 दिन पहले ही आपने अपने बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई है, उसके बाद भी अगर आपके घर पे पोलियो पिलाने आते हैं तो आपको दवाई पिलाना है, अलग से आपको पोलियो की दवाई देने की जरूरत नहीं है। ओके, आपके अकॉर्डिंग गुड पेरेंटिंग का रियल मीनिंग क्या है? देखिए अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि सबको गुड पेरेंट बनना है, वो पेरेंटिंग टिप्स ले रहे हैं, पेरेंटिंग ऐप आ गए हैं, तो गुड पेरेंटिंग क्लासेस भी होती है हाँ, आजकल। पेरेंटिंग की आजकल क्लासेस भी होने लग गए कि बच्चों को आप कैसे बड़ा करें। देखिए 2 गोल्डन रूल है, आपको बच्चे को फ्रीडम देनी है पर उसकी बाउंड्री डिसाइड करनी है ना, और सेकंड रूल पे डिसिप्लिन में बच्चे को रखना है। तो पहले क्या होता था कि पहले जो माँ बाप रहते थे बच्चे के साथ थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, बच्चे को पनिश करते थे, कॉर्पोरल पनिशमेंट बोला था, आप बच्चे को मारते थे, पीटते थे, तो ऐसा लगता था कि बच्चा उनके कंट्रोल में रहेगा। तो ये गलत धारणा है, कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे को नहीं देना है। बच्चे के साथ आपको ऐसे फ्रेंड रहना है, आपका जितना फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा बच्चा उतना आपके नज़दीक रहेगा और अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर करेगा, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा। दूसरा है कि आपको बच्चे को सुनिए। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत छोटी सी बात आपसे आके पूछ रहा है, वो गार्डन में खेल के आया, उसने एक फूल देखा, हुआ कि आपको बता रहा कि देखिए पापा फूल कितना अच्छा है, फूल का कलर कैसा है, पर ये बच्चे के लिए एकदम नई बात है। तो आपको बच्चे को सुनना है, इससे बच्चे को लगता है कि हाँ मेरे पापा मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, मैं कुछ भी बताता तो सुनते हैं, और बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उससे आपका लगाव बढ़ता है। तो बच्चा अगर कुछ भी आपको बताता तो उसे अच्छे से सुनिए, और अगर वो कोई गलती कर रहा है तो उसे डांटिए मत, उसे सिखाने की कोशिश करिए। आजकल क्या हो गया है, एक पेरेंटिंग चल रही है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, मतलब माँ बाप बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं हेलीकॉप्टर बन के, वो स्कूल में कितने नंबर ला रहा है, क्या खेल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसके दोस्त कौन से हैं, सब कुछ मदर डिसाइड कर रही है। अगर वो स्कूल में किसी फ्रेंड से झगड़ के आ रहा है, उस झगड़े को सुधारने के लिए भी माँ स्कूल में जा रही है। तो ये सब आपको नहीं करना है, बच्चे को टाइम दीजिए, उसे 1 दिन का 2 दिन का वक्त दीजिए। ये चाहे छोटे मोटे सारे झगड़े हैं, छोटी मोटी चीजें बच्चे को खुद सॉल्व करने दीजिए। ओके, तो अब अपन मिथ्स और फैक्ट्स की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉमन मिथ्स है जो बच्चों के लिए लोग फॉलो करते आ रहे हैं, बट वो साइंटिफिकली या मेडिकल फील्ड से सही नहीं होते हैं। सबसे पहला है, हर रो रहा बेबी भूखा होता है। देखिए हर बार बच्चा रो रहा है तो ये बच्चे को भूख लग रही है, ये गलत धारणा है। रोने के बहुत सारे और भी कारण रहते हैं। अगर बच्चे को फीवर आ रहा है, बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बच्चे ने सुसु कर दिया है, बच्चे ने पोटी कर दी, तो ही बच्चा रोएगा, तो ये गलत धारणा है। पर आपको ध्यान देना है, अगर बच्चा रो रहा है तो उसे फीडिंग जरूर कराएं। ओके, घर के नुस्खे हमेशा सेफ होते हैं? ये कुछ नुस्खे सेफ हैं, कुछ नुस्खे गलत हैं। कुछ सेफ नुस्खे, देखिए जैसे दादी
बोलती है कि मालिश करना है बच्चे की, तो मालिश करना एक सेफ नुस्खा है। बच्चे की मालिश करने से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। ओके, मोटा बेबी मतलब हेल्दी बेबी? देखिए ये एक गलत धारणा है। मोटा बेबी हमेशा हेल्दी, ये सही बात नहीं। बहुत बार जो बच्चे मोटे रहते हैं उनमें बहुत सारी बीमारी रहती है, और बहुत बार जो बच्चे छोटे दुबले पतले रहते हैं, अगर उनका डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, फीड ले रहा है, अपने एज के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो बच्चे के लिए प्रॉपर है। तो मोटा होना हेल्दी है, ये गलत धारणा है। टीथिंग में फीवर होना नॉर्मल है? नहीं, ये भी एक गलत मिथ है। टीथिंग में बच्चे को फीवर नहीं आता। एक्चुअली जब बच्चे को टीथिंग हो रही होती है तो बच्चा कोई भी चीज मुंह में उठा के डालता है, जैसे माउथिंग बुलाता है, उसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होता है, तो उससे कभी कभी फीवर और पोटी लगती है। बट टीथिंग में फीवर या पोटी होना ये गलत बात, मिथ है। ओके, बेबी को रोज नहाना जरूरी है? देखिए रोज नहाना जरूरी तो नहीं है, पर अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल से छोटा है या 6 महीने से छोटा है, तो आप बच्चे को 2 या 3 दिन में नहला सकते हैं। पर बच्चा अगर बड़ा हो गया है, 2 साल 3 साल का है, तो आप उसे रोज नहला सकते हैं। 1.5 ईयर से यूट्यूब चलाना सीख जाते हैं, पूरा यूट्यूब वो चला लेते हैं, तो क्या ये नॉर्मल है, ये इवोल्यूशन है, या बच्चे ज्यादा स्मार्ट? कोई इवोल्यूशन नहीं है। ये गोल्डन रूल है कि 2 साल तक बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखानी है। तो यूट्यूब चलाना तो बच्चे के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक है ना, बच्चे का डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो 2 साल में यूट्यूब चलाना बिल्कुल गलत बात है, ये कोई इवोल्यूशन नहीं है। कभी कभी बच्चे ऐसे रोते हैं जैसे 10 ईयर्स से उनने कुछ नहीं खाया है, लेकिन खाते बिल्कुल जरा सा है, तो देखिए आजकल बच्चों में टेम्पर टेंटरिंग बहुत बढ़ गया है। बच्चे, माँ बाप बच्चे को बहुत पैम्पर करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बच्चे को पाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा भी बच्चे को अगर वो उसकी पसंदीदा चीज़ नहीं मिलती तो बच्चा रोने लग जाता है, क्रैंकी हो जाता है। तो ये क्रैंकीपन जो बढ़ गया है बच्चों के अंदर, ये जो आपने पेरेंटिंग करी है, जो आपने रॉन्ग पेरेंटिंग बच्चों की करी है, उसी कारण बढ़ गया। क्या बच्चे की जीरो लॉजिकल बातें कभी कभी ओके है? बिल्कुल ओके। बच्चे के पास लॉजिक है ही नहीं। आपका बच्चा बहुत छोटा है, वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, आप लॉजिक बच्चे में क्यों ढूंढ रहे हैं? बच्चा तो अपनी लाइफ जी रहा है ना, एकदम हेल्दी लाइफ जी रहा है, तो बच्चों की बातों में कभी लॉजिक नहीं होता है। पर आपको सारी बातें बच्चे की सुननी है। बच्चे को टॉयज ही क्यों पसंद होते हैं, कोई दूसरी चीज क्यों नहीं पसंद आती है? देखिए हर एज के अकॉर्डिंग चीजें बच्चों को पसंद आती है। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को एक्सप्लोर करने की। तो टॉयज, बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि ये टॉयज या रियल है, तो जो भी बच्चा देख रहा है उसमें वो खुशी ढूंढता है, तो इसलिए बच्चों को टॉयज पसंद आता है। और बच्चों को जंक फूड ज्यादा पसंद आ जाते हैं एक बार में हेल्दी फूड के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों? देखिए जंक फूड्स के अंदर बहुत सारे, जंक फूड में जनरली क्या होता है कि हाई मिनरल कंटेंट होता है, और उसको टेस्टी बनाया जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं जिससे बच्चे को टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए बच्चा उसको पसंद करता है। तो इज फिनिश योर फूड गुड पेरेंटिंग में आता है या बैड पेरेंटिंग में आता है? नहीं, फिनिश योर फूड इज ए बैड पेरेंटिंग। बच्चे को जितना खाना है उतना खाने दीजिए। आप बच्चे के सामने खाना ला के रखिए, उसे फ्री छोड़ दीजिए, उसको जब भूख लगेगी बच्चा अपने आप से खाएगा। आपको एक कटोरी, एक बाउल में खाना लेना है और पूरा चम्मच से बच्चे को सारा खाना खिलाना है, ये एक गलत तरीका है। इससे बच्चे को फूड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और बाद में आपका बच्चा खाना ही छोड़ देगा। जो 2 इयर्स से कम बच्चे होते हैं उनमें ऐसा बोला जाता है उनको सबसे ज्यादा एनर्जी नाइट में होती है, जैसे वो पार्टी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए छोटे बच्चे में एनर्जी हमेशा रहती है, 24 घंटे बच्चे एनर्जी से भरे रहते हैं, पर पेरेंट्स को टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों के पास रहने का। तो बच्चे जनरली पेरेंट्स जनरली बच्चों के साथ रात को ही रह पाते हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि बच्चे रात में पार्टी कर रहे हैं। और बच्चे जनरली दिन में सो भी जाते हैं, तो जब बच्चा दिन में सो जाता है तो वो चार्ज हो जाता है, तो रात में वो मस्ती करता है। आजकल न्यूबॉर्न बेबीज में एलर्जीज और स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ये किस रीजन से है? देखिए एक तो जो बेबी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं बच्चे के लिए, उनमें बहुत सारा केमिकल भरा हुआ है, क्रीम्स हो गए, पाउडर्स हो गए, इससे बच्चे को एलर्जी होती है। और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है वहाँ भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो जितना पोल्यूशन बढ़ेगा उतने बच्चे को एलर्जी इशू ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। क्या मोबाइल रेडिएशन और गैजेट्स का एक्सपोजर न्यूबॉर्न के लिए ठीक है? देखिए जो मोबाइल में जो रेडिएशन रहती है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन रहती है, तो जनरली बच्चे को हार्म नहीं करती है। और प्रेगनेंसी में अगर मदर ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रही है तो वो बेबी पे कितना इम्पैक्ट करता है? देखिए एज सच फ़ोन का यूज़ बच्चे के डेवलपमेंट पे अफेक्ट नहीं करता है, पर माँ अगर 24 घंटे फ़ोन में लगी रहेगी तो वो बेबी के बारे में नहीं सोच पाएगी। माँ को क्या करना है कि बच्चे के बारे में सोचना है, उसको एक बच्चे से बात करना है, बच्चे को कहानियाँ सुनानी है, इससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो फ़ोन इससे नुकसान नहीं पहुँचाता बच्चे के डेवलपमेंट को, पर माँ अगर पूरा ही फ़ोन में एंगेज हो जाएगी तो बच्चे के ग्रोथ पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्या IVF और लेट प्रेगनेंसी बेबी के हेल्थ को इफेक्ट करती है? देखिए IVF वाले बच्चे भी एकदम हेल्दी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका बच्चा अगर IVF प्रेगनेंसी से हुआ है तो वो हेल्दी नहीं रहेगा या वो कमज़ोर रहेगा, उसकी इम्यूनिटी कम रहेगी, ऐसा नहीं है।
ये एक गलत धारणा है। हाँ, अगर आप लेट प्रेगनेंसी आपको हो रही है, अगर माँ की एज 30 साल से ऊपर हो गई है, 35 साल 40 साल की अगर माँ है, तो कुछ ऐसी बीमारियाँ रहती है, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स रहते हैं जो होने के चांस बच्चे में ज़्यादा रहते हैं। ओके, क्या पेरेंटिंग एप्स और जो पेरेंटिंग क्लासेस है वो ठीक है पेरेंट्स के लिए या कंफ्यूज कर रहे हैं उनको? देखिए, बच्चे पालने के लिए आपको क्लास करना पड़ रही है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। जहाँ तक मेरे को लगता है पेरेंटिंग क्लास की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया वैसे आप बच्चों को बड़ा करिए, और इसके लिए स्पेशल क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उल्टा आपको कंफ्यूज करेंगे, ओके, है ना। तो पेरेंटिंग क्लास जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो बेबी के लिए घी ज़रूरी है या ऑप्शनल? देखिए, ऑप्शनल नहीं है, आपको बच्चे को घी देना है, उसकी लिपिड रिक्वायरमेंट घी से ही पूरी होगी, तो बच्चे को घी देना बहुत ज़रूरी है। मसाज डेली करनी चाहिए या ओकेजनली? आप डेली करिए, कोई नुकसान नहीं है। पेसिफायर हेल्पफुल है या हार्मफुल? पेसिफायर बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, वो बच्चे को नुकसान ही पहुंचाएंगे, उससे इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्क्रीन टाइम 0 या लिमिटेड? देखिए, अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो स्क्रीन टाइम 0 चाहिए। उसके बाद अगर आप बच्चा 2 साल से 4 साल का है तो उसे आप 30 मिनट्स तक स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। ओके, लेट वॉकिंग नॉर्मल है या कंसर्न? देखिए, लेट वॉकिंग इन द सेंस कि अगर आपका बच्चा 1.5 साल के बाद भी नहीं चल पा रहा है, 18-19 महीने के बाद भी नहीं चल पा रहा है, तो ये एक कंसर्न का इशू है। रूटीन इम्पोर्टेंट या फ्लेक्सिबल? एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन बच्चे के लिए सेफ नहीं है, पर आपको एक बेसिक रूटीन बच्चे का सेट करना पड़ेगा। इससे बच्चे का सर्केडियन रिदम बढ़ता है, बच्चे को नींद बच्चे को कब सोना है, कब जगना है, कब खाना है, ये सेट करना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। ओवर एनवायरमेंट हाइजीन गुड है या हार्मफुल? देखिए, ओवर एनवायरमेंट हाइजीन तो हार्मफुल है बच्चे को, इससे आपको बहुत सारे बैक्टीरिया का एक्सपोजर नहीं हो पाएगा, इससे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी। ओके, नाइट वेकिंग नॉर्मल है या इशू है? बच्चों में नाइट वेकिंग बहुत कॉमन है। 3 साल से 4 साल तक का बच्चा रात में बार बार जगेगा, वो आपको परेशान करेगा, ये एकदम नॉर्मल बात है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मीना, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन नहीं था, ये एक रियलिटी चेक था। डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ आंसर ही नहीं दिए, बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंस दिया है कि आपका बेबी एक हेल्दी बेबी है। स्लीप साइकिल, इम्यूनिटी, जॉन्डिस और बहुत सारे रियल लाइफ कंसर्न्स जो मिथ भी है और फैक्ट्स भी। तो आज के एपिसोड्स में डॉक्टर ने हमको बताया क्या मिथ है, क्या फैक्ट है। तो अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट प्रायोरिटाइजिंग लाइफ, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो हेल्थ केयर रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू।